हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ MPADPO की लेक्चर सीरीज का वीडियो नंबर दूसरा, जो कि एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, मतलब लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। ये बहुत ही छोटा एक्ट है, बट इसकी एक एक बात हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा सा एक्ट है तो कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमें इसका एक्ट नंबर पता होना चाहिए, जो कि एक्ट नंबर है 3 ऑफ 1984। ठीक है, हमें 3 याद रखना है इसका एक्ट नंबर। हमें इसमें नंबर ऑफ जो सेक्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, मतलब इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं निरंतर ADPO के एग्ज़ाम में, स्पेशली MPADPO के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस देखे गए हैं, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी देखे गए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हर एक एक्ट का इंडेक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको हर एक चैप्टर पता होने चाहिए, कितने चैप्टर होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, राइट। तो इस एक्ट में कोई भी चैप्टर नहीं है, डायरेक्ट सेक्शन है, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो हैं इसमें 7 हैं। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन बनता है डेट ऑफ एनेक्टमेंट से लेकर और डेट ऑफ एनफोर्समेंट से लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट, आपने सुना होगा बट आपके जो बेसिक हैं उस कॉन्सेप्ट को मैं और भी क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा एक अतरंगी जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट दी गई है, ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ा अतरंगी है, इस वजह से ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, ध्यान दीजिएगा, 16 मार्च 1984, मतलब 16 मार्च 1984 को डेट ऑफ इनेक्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं डेट ऑफ एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं 28 जनवरी 1984, मतलब ये डेट ऑफ जो एनफोर्समेंट है वो डेट ऑफ इनेक्टमेंट से पहले है। यूजुअली क्या होता है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट डेट ऑफ इनेक्टमेंट से बाद में आती है, बट इसमें डेट ऑफ इनेक्टमेंट डेट ऑफ एनफोर्समेंट डेट ऑफ इनेक्टमेंट से पहले है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्ट के पहले 1984 में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी की नुकसानी हो रही थी, राइट। तो उसको रोकने के लिए एक तुरंत ही, मतलब एक प्रॉम्प्ट कहते हैं ना, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया, ऑर्डिनेंस पास किया गया, राइट। तो ऑर्डिनेंस पास किया गया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, जो सेक्शन 7 में बताया भी गया है, आपको मैंने बताया, आगे बताऊंगा, कि जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984 ये पास किया गया था। इतनी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी की डैमेज की जा रही थी उस टाइम, तो उसको रोकने के लिए ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था, राइट, प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर इसको रिपील्ड करके एक्ट बना, राइट। तो इसलिए डेट ऑफ जो एनफोर्समेंट है वो पहले आई, और जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो बाद में आई। अब मुझे लगता है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इन दोनों डेट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अतरंगी डेट है, कि ठीक है ना, यूजुअली से थोड़ी सी अतरंगी है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो एनफोर्समेंट डेट इसकी बताई गई है, जो कि सेक्शन 1 में भी बताई गई है, 28 जनवरी 1984। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम अब बात कर रहे हैं, तो इसके हम जो इसका प्रियम्बर है वो क्या कहता है, ये हम देख रहे हैं। तो एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ, मतलब लोक संपत्ति के निर्माण के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है ये। ठीक है, जो कि मतलब भारत गणराज्य, मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। ठीक है ना। अब इसमें सेक्शन 1 में वही बताया गया है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, मतलब यह पूरा, मतलब ये एक्ट क्या है, इसका ना पूरा नाम क्या है, तो जो द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 इसका नाम है। ये पूरी इंडिया में मतलब इसका एक्सटेंड है पूरी इंडिया में। मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक्ट
मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है वो एमपी मतलब स्टेट में ही उसका एक्सटेंड होता है, और जो रिपब्लिक बनाती है इंडिया की, ठीक है ना, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा रिपब्लिक नहीं, पार्लियामेंट बनाती है जो, ठीक है, वो पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है। ठीक है, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब सेक्शन 2 बताता है, ठीक है, इसमें सब क्लॉज 3 भी है सेक्शन 1 में, जो कि ये बताता है कि ये कब आया था। इट कम इनटू फोर्स ऑन 28th डे ऑफ जनवरी, मतलब 28 जनवरी 1984 में आया था, राइट। अब सेक्शन 2 है, बात करता है डेफिनेशंस की। तो क्लॉज 2 के क्लॉज ए में पहली डेफिनेशन मिसचीफ की बताई गई है। वो ये कह रहे हैं इसमें कि वही मिसचीफ जो हमने आईपीसी के 425 में पढ़ी है, वही मिसचीफ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ए में। बी में बताया गया है पब्लिक प्रॉपर्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक संपत्ति, इसमें ये बताएंगे कि लोक संपत्ति होती क्या है। तो इन्होंने बताया है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इंक्लूडिंग मशीनरी हो, ठीक है, जो कि ओन्ड बाय, मतलब जो कि स्वामित्व हो या कब्जे में हो, मतलब किसी के पोजेशन में हो या नियंत्रण में हो। किसके, अब मैं बताऊं किसके कब्जे में हो, किसके पोजेशन में हो, किसके नियंत्रण में हो, किसके होंगे वो। तो वो पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के हो या किसी लोकल अथॉरिटी के हो या कोई भी कॉरपोरेशन हो जो कि स्टेबलाइज्ड बाय सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, मतलब किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित निगम। ठीक है, और 5वें में बताया है कोई भी कंपनी हो जो कि डिफाइन है 617 सेक्शन 617 ऑफ कंपनी एक्ट में 1956 में, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है ना, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक प्रोविज़ो दिया है जो कि बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट स्पेसिफाई एनी इंस्टीट्यूशन जो कि कंसर्न और अंडरटेकिंग अंडर दिस सब क्लॉज अनलेस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक उसको कोई भी इंस्टीट्यूशन को नहीं बताएगा, स्पेसिफाई नहीं करेगा, जब तक इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस्ड किया जा रहा है उस जो कि वो इंस्टीट्यूशन है वो कि जो कि होली या फिर पूरी तरीके से या पार्शियली कुछ तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, तब तक उसको स्पेसिफाई नहीं करेगा। अगर उनके द्वारा फाइनेंस नहीं किया जा रहा है तो उसको स्पेसिफाई नहीं करेगा। टोटल मतलब यह है इस प्रोविजो का। अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड की, जो कि बोलता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि। तो जो कोई, मतलब कोई कमिट करता है मिसचीफ, कोई ऐसे एक्ट करके, किसके रिस्पेक्ट में, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और किस प्रॉपर्टी को छोड़कर, उस पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब ये समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मतलब ये कह रहे हैं जो कोई मिसचीफ कारित करता है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, बट उसके लिए पनिशमेंट ये दे रहे हैं क्या, कहाँ तक, 5 साल तक के लिए जाएगी, और फाइन, मतलब मतलब 0 से लेके 5 साल तक कहीं भी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है किसी भी रेंज में, और फाइन देना पड़ेगा। बट इसमें उस पब्लिक प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हैं वो जो कि सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, मतलब जो रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी के जो मिसचीफ कारित करता है पब्लिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, बट कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को उसके लिए उन्होंने पनिशमेंट बता दी है कि 5 साल तक जाएगी और फाइन भी, बट कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी इन्होंने छोड़ दी है, उसके लिए अलग पनिशमेंट दी गई है, वो सब क्लॉज 2 में है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी बिल्डिंग है या अदर प्रॉपर्टी है जो कि यूज्ड होती है फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर, राइट और पावर के लिए। ठीक है, बी में बताया गया है कोई ऑयल इंस्टॉलेशन है, मतलब तेल प्रतिष्ठान है। तीसरे में बताया गया है कोई सीवेज वर्क है, मतलब मल संक्रम है। चौथे में बताया गया है माइंस हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब खान हैं या कारखाने हैं। पाँचवें में बताया गया है इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या टेली कम्युनिकेशन है। तो अगर
ऐसी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो इसके लिए अलग सज़ा का प्रावधान है, वो बता रहे हैं। इसके लिए रिगोरियस इम्प्रिजमेंट मिलेगी जो कि 6 महीने से कम नहीं होगी और जो कि 5 साल तक जा सकती है। मतलब यहाँ पे कम से कम 6 महीने तो होगी ही, और वो भी रिगोरियस। वहाँ पे नहीं थी 6 महीने, वहाँ से 0 से लेके 5 साल तक किसी में भी वो डाल सकते थे, बट यहाँ पे रिगोरियस होगी और कम से कम 6 महीने तक की रहेगी और 5 साल तक जाएगी और फाइन अलग। इसमें एक प्रोविज़ो ऐड किया गया है, अगर ये बता रहे हैं अगर कोर्ट को ऐसा लगता है जब वो जजमेंट रिकॉर्ड करेंगे कि 6 महीने से अगर कम सज़ा देना है तो वो उसके लिए दे सकते हैं रीज़न रिकॉर्ड करके, ठीक है ना। अब सेक्शन 4 बात करता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा मतलब कोई पर्सन है जो कोई ऐसी मिसचीफ कारित करता है जो अभी हमने सेक्शन 3 में पढ़ी है, कैसी, जो सेक्शन 3 के फर्स्ट में पढ़ी थी उन पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर, और सेक्शन 3 के क्रॉस 2 में पढ़ी थी उन पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर, कोई मिसचीफ कारित करता है बाय कैसे, बाय फायर से या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से, तो उसके लिए जो पनिशमेंट जाएगी वो 1 साल से तो कम नहीं होगी और साथ में 10 साल तक के लिए। मतलब कोई ऐसी मिसचीफ कारित करता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बाय फायर लगा के या एक्सप्लोजन करके, है ना, कोई एक्सप्लोजन सब्सटेंस को यूज़ करके, तो उस संदर्भ में उसको कम से कम 1 साल तक की सज़ा जो कि 10 साल तक जाएगी और फाइन अलग से, राइट। अब सेक्शन इसमें भी प्रोविजो दिया है कि अगर कोर्ट चाहे तो उसको 1 वर्ष से कम सज़ा भी दे सकती है। जब अपना जजमेंट रखेगा तो उसको रीज़न देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोर्ट को पावर दी गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की, जो कि कह रहा है स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग बेल। मतलब इन्होंने बेल की बात की है स्पेशल प्रोविज़न में। तो ये कह रहे हैं सेक्शन 5 में कि किसी जो पर्सन है, चाहे वो एक्यूज्ड हो या उसको कन्विक्ट कर दिया गया हो, उसको जब तक बेल नहीं मिलेगी, जब तक चाहे वो अपने ओन बॉन्ड पे भरे या किसी अदर फॉर्म में, उसको बेल जब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रोसिक्यूशन को एक अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि वो अपोज करे बेल एप्लीकेशन को। समझे, मतलब प्रोसिक्यूशन को एक बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपोज कर सके उसकी बेल एप्लीकेशन को, तब तक उसको बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 5 में इतना ही बताया गया है। सेक्शन 6 सेविंग की बात करता है। मतलब ये कहता है कि जो प्रोविज़न है इस एक्ट के वो इन एडिशन टू होंगे और नॉट इन डेरोगेशन होंगे ऑफ द प्रोविज़न ऑफ अदर लॉ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, राइट। और जो सेक्शन 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये इतना याद रखना है ये लाइन कि ये इन एडिशन टू होंगे, है ना, बट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉ। मतलब कि ये जो अन्य विधि के अतिरिक्त, अन्य विधि के उपबंध के अतिरिक्त होंगे, ना कि उसके अल्पकरनी में होंगे, है ना। ये बात इसमें बताई गई है। सेक्शन 7 बताता है रिपील एंड सेविंग। मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है वो 1984 का, इसको रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही है और ये एक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको इसको एक एक शब्द इसको आपको पढ़ने हैं और ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कुछ भी कहीं से छोटी छोटी सी बात भी पूछ सकती हैं, क्योंकि 7 सेक्शन है, ठीक है ना। अब आगे के लेक्चर के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू।